गांव में रहने वाले राघव जी और रीमा जी दोनों बहुत खुश रहते थे। उनके दो बच्चे थे। दोनों की शादी हो चुकी थी। वह अपनी ज़िंदगी में व्यस्त थे। जब से राघव जी की मौत हुई तब से रीमा जी अपने बेटे बहू के पास रहती थी। बहू उन्हें पसंद नहीं करती थी। रीमा जी अभी कुछ दिन पहले ही अपने बेटे और बहू के साथ रहने के लिए यहाँ शहर आई थी, क्योंकि उनके बेटे की नौकरी शहर में ही लगी थी और वह अपनी बीवी बच्चों के साथ शहर में ही रहा करता था। जब तक रीमा जी के पति राघव जी जिंदा थे तब तक वह उनके साथ गांव में ही रह रही थी और फिर बेटे की शादी कर देने के बाद उन्हें सिर्फ अपनी बेटी की चिंता ही थी। और बेटी की शादी के कुछ साल बाद ही उन्होंने अपनी बेटी की भी शादी कर दी और उसकी शादी करके वह अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए थे। अब घर में दोनों पति पत्नी ही रह गए थे, लेकिन राघव जी की तबीयत थोड़ी खराब सी रहती थी और फिर बुढ़ापे में शरीर को बीमारियों का घर बनते देर नहीं लगती। बस ऐसे ही एक बीमारी से दूसरी बीमारी और दूसरी से तीसरी, बहुत दिन तक राघव जी यूं ही बीमार रहे। उनकी काफ़ी इलाज करवाया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ और आखिरी में उनकी मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु होने के बाद रीमा जी गांव में अकेली रह गई थी। अब बेटी की भी शादी हो चुकी थी, इसलिए शहर में बेटे के पास रहने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। अब थोड़े समय बाद वह अपने बेटे के पास शहर में ही आ गई और वहीं रहने लगी। रीमा जी के पोते पोती इतने छोटे नहीं थे। बच्चे सभी काफ़ी समझदार थे, लेकिन जैसे उनके माँ बाप थे बिल्कुल वैसे ही उनके बच्चे थे। बदतमीज़ और आवारा, किसी से कोई मतलब नहीं था, बस अपनी दुनिया में ही मस्त रहते थे। उन्हें ना तो इस बात से मतलब रहता था कि उनके घर पर कोई आया है और ना ही किसी और बात से। जैसे वह पहले रह रहे थे, दादी के आने के बाद भी उनकी ज़िंदगी वैसे ही चल रही थी। थोड़ी बहुत देर आते जाते समय अपनी दादी से हालचाल पूछ लिया करते थे और बेटे बहू को तो इतनी भी फुर्सत नहीं थी। कहने को तो बहू अब नौकरी कर भी नहीं रही थी और लेकिन फिर भी हर समय छोटे मोटे कामों में ही लगी रहती और थोड़ा बहुत समय मिलता तो हर तीसरे चौथे दिन अपने मायके चली जाती, क्योंकि शहर में ही उसका मायका था तो आए दिन अपने मायके जाती रहती। अब उसके बेटे और बेटी भी बड़े हो रहे थे तो उनके सामने तो वह अपनी सास को कुछ कह नहीं पाती थी, लेकिन बिना किसी की उपस्थिति में जब वह अकेली होती तो अक्सर बड़बड़ाती रहती थी। कुछ दिन तक तो वह अपनी सास के आगे कुछ न बोली, लेकिन कुछ दिनों बाद धीरे धीरे वह अपनी सास के सामने अपने बच्चों और पति को सुना सुनाकर अपनी सास को ताने देने लगी। बढ़ती महंगाई में घर के बढ़ते हुए खर्चे को लेकर हर वक्त बातें बनाती रहती थी। बेशक कोई उनसे ना कहे, लेकिन रीमा जी सब समझ रही थी कि यह सब बातें किसके लिए कही जा रही हैं। और जब कई दिन बीत गए और ऐसे ही चलता रहा तो रीमा जी ने अपने बेटे से इस बारे में बात करना चाहा। शुरू में तो वह यही सोचकर बात करने से डरती रही कि फालतू मेरे कारण घर में कलेश न हो जाए। अगर मेरी वजह से बच्चे लड़ेंगे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। कुछ दिन तक तो वह चुप रहीं, लेकिन फिर उन्होंने अपने बेटे से बात करने का निश्चय कर लिया और एक शाम जब उनका बेटा घर आया तो उन्होंने उसे अपनी बहू की सारी बातें कह दी कि वह कैसे सुनाती है। बेटे ने अपनी माँ से कहा, ठीक है माँ, मैं उससे बात करता हूँ। अगले दिन सुबह अपनी माँ से बोला, हद होती है किसी चीज़ की माँ,
अब क्या तुम घर में आ गई हो तो वह अपने बच्चों से भी कुछ ना कहे? कभी उसने तुम्हारा नाम लेकर तुमसे कुछ कहा है क्या? अपने बच्चों से तो बात कर ही सकती है ना। इससे पहले वह कुछ और बोलता, उनकी बहू बोली, तुम्हारी माँ को तो ड्रामा करने का बहाना चाहिए। बताओ क्या नहीं करती मैं? माँ के लिए खाना बना कर देती हूँ, इन्हें कपड़े धुले हुए मिलते हैं। जितना ज़्यादा करो उतना ही ज़्यादा सुनने को मिलता है। यह सब कहकर रोने का नाटक करने लगी और बेटा भी अपनी माँ से बोला कि माँ, फालतू की बातों पर घर में कलेश मचवाने की कोशिश मत करो। इतनी बड़ी हो और काम ऐसे करती हो, हद है। इतना कहकर बेटा चला गया और बहू अपनी सास की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, अगर इतनी ही शर्म है और इतना ही समझ आता है तो घर में कलेश मचवाने के बजाय अपने बच्चों के कंधे का बोझ कम करने का सोचो ना। यहाँ तो अब तुम आ ही गई हो तो क्या कोई कुछ नहीं कहेगा? मैं तो ऐसे ही कहूँगी, जो किया जाए तुम वह कर लो। चुपचाप बैठ गई और धीरे धीरे अपनी सास के प्रति बहू की परेशान करने की आदत बढ़ती ही रही और एक दिन उसने अपनी सास से बहुत ज़्यादा बदतमीजी की। बच्चों ने उस दिन अपनी माँ को अपनी दादी से बदतमीजी करते देख लिया। उन्हें इतनी तमीज़ तो नहीं थी, लेकिन फिर भी अपनी माँ से कहा कि इतनी बूढ़ी औरत पर हाथ उठा रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? माँ, हद होती है किसी चीज़ की। तुम इन्हें बातें सुनाती हो तो ठीक है, पर आज तो तुमने इन्हें पीटने ही लग गई, हद हो गई। एक बार जब बहू ने सास पर हाथ उठा दिया तो फिर तो उसकी आदत ही बन गई। उन्होंने अपने बेटे से बात की, लेकिन जब उन्होंने अपने बेटे से बात करनी चाही, उससे पहले ही उसकी पत्नी ने अपने हाथों पर नाखून के निशान बना लिए और खुद को ही मार पीट कर अपने शरीर पर चिमटे और डंडे के निशान बना लिए और अपनी सास से पहले ही अपने पति को दिखाने लगी और बोली, देखो तुम्हारी माँ ने मेरा क्या हाल करके रख दिया है। अब मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। अगर किसी दिन मैं कुछ कर बैठी तो फिर मत कहना कि मुझे बताया नहीं था। अब इससे पहले कि रीमा जी अपने बेटे से कुछ कहती, उनका बेटा खुद ही अपनी माँ के कमरे में दंदनाता हुआ आया और बोला, माँ, तुमने तो बदतमीजी की हद ही पार कर दी। वह तुम्हारी इतनी सेवा करती है और तुमने आज उसे इतनी बुरी तरह से मारा। यह सब सुनकर वह चौंक गई और बोली कि तुझे यह सब किसने कहा? बेटा, मैंने उसे नहीं मारा, बल्कि उसने मुझे मारा है। यह देख, उसने मुझ पर हाथ उठाया, यहाँ तक कि मेरा हाथ को मरोड़ दिया। उसकी वजह से मेरा हाथ अभी तक सूजा है। देख लो बेटा, उसने क्या किया है। इस पर बेटा बोला, बस माँ, यह ड्रामा बंद करो। उसके खिलाफ भड़काने के लिए यह सब ड्रामा जो तुम कर रही हो ना, मैं सब समझता हूँ। अब मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, अगर इस घर में रहना है तो उसके साथ बहुत तमीज़ से और इज्जत से पेश आया करो, वरना फिर मुझसे मत कहना कि तेरी बीवी ने मेरे साथ ऐसा किया है, क्योंकि अपने आप को बचाने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। समझ रही हो ना? कुछ भी। बेटे ने यह सब बात किस उद्देश्य से कही थी यह तो उन्हें समझ नहीं आया, लेकिन अब वह किसी से कुछ भी कहना बंद कर चुकी थी, क्योंकि घर में उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। बेचारी जैसा मिल जाता वैसा खा लेती थी, जो होता ठीक था। कभी किसी से कुछ भी ना कहती और बस अपना काम करती। इधर बहू अब उनसे किसी न किसी बात पर झगड़ने का बहाना ढूंढती रहती थी, या शायद अब वह अपनी सास से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी और हमेशा ही उनसे यह सब बातें कहा करती थी कि अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है तो इस घर में पड़ी क्यों रहती हो।
इस घर से चली क्यों नहीं जाती? यहाँ बेशर्म की तरह मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती हैं। कुछ काम ना धाम होता है, बस अभी हाथों में तो कभी पैरों में दर्द है, कभी कुछ नहीं तो अपना सिर ही पकड़कर बैठ जाती हैं यह बुढ़िया। खुद को तो कुछ काम करना नहीं पड़ता, ना कोई काम करना है ना धाम करना है। कुछ चाहिए हो तो बस मुंह चला दो बेटे के आगे कि बेटा मुझे यह चाहिए, बेटा मुझे वह चाहिए। यह तो सोचती नहीं जैसे बस कह देने से हर चीज़ इनके घर में आ जाएगी। अरे पैसे खर्च होते हैं हर चीज़ के लिए और पैसे कमाने के लिए। मेरा पति दिन रात अपना खून पसीना एक करता है, तब कहीं जाकर उसकी तनख्वाह आती है, जब वह महीने भर मेहनत करता है। और जब देखो महारानी बस ऑर्डर कर दिया और हर चीज़ इनके आगे हाजिर हो जाती है। बस बैठे बिठाए इन्हें फ्री में मिल जाए और क्या ही चाहिए। बेशर्मी की हद होती है। यही सब बातें वह रोज़ रोज़ अपनी सास को सुनाती रहती थी, चाहे कोई बात हो या ना हो, चाहे उसकी सास उससे कोई बात करे या ना करे, चाहे उसकी सास कुछ कहे या ना कहे। बस उसे तो जैसे एक बहाना चाहिए था घर में कलेश करने का। और अगर सास के मुंह से जरा भी आवाज़ निकली तो उसे तो बस बहाना मिल जाता था। अब तो बेचारी रीमा जी का जीवन बद से बदतर हो रहा था। यह सब बातें पहले उन्हें नहीं सुननी पड़ती थी, जब अपने घर में वह चैन और सुकून की ज़िंदगी जी रही थी। और यहाँ आए दिन उनकी बहू उन्हें बस यही सब बातें सुनाती रहती थी और वह बेचारी उसे कुछ भी ना कह पाती, चुपचाप उसकी सब बातें सुनती रहती थी। रोज़ रोज़ बहू यही कहती कि इंसान को अगर थोड़ी भी शर्म है तो वह घर छोड़कर चला जाए। बेशर्म की तरह घर में पड़ी पड़ी खाती रहती हैं, हराम की खाते हुए जरा शर्म नहीं आती, कुछ करती ना धरती हैं, बस हम पर बोझ बनी हैं। यह सब बातें ही वह रोज़ रोज़ कहती रहती थी। वह अपनी सास के सामने कहती, अगर वह घर से निकल भी जाती तो किस आधार पर, क्योंकि उनका अपना तो और कोई था नहीं जो उनका ख्याल रखता, या बेटे के अलावा ऐसा कौन ही था जिसके पास जाकर वह रह लेती, जो उनका अच्छे से ख्याल रख पाता। एक बेटी ही तो थी जो कि शादी के बाद अपने घर की हो चुकी थी। कभी कभार उससे बात होती तो अपना दुख उससे बांट लिया करती थी, लेकिन बेटी भी क्या ही कर सकती थी। और वे भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझती थी कि अब उनकी बेटी इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। अपने भैया और भाभी से वह कुछ ज़्यादा नहीं कह पाएगी, सिवाय अपने भैया भाभी से बात करने के, क्योंकि उसके ससुराल वाले भी इतने अच्छे नहीं थे। उनका बर्ताव कुछ अजीब ही था। अब उनकी बेटी भी एक अच्छे से जानती थी कि जब तक उसकी माँ रह रही है तब तक ही उन्हें यह सब झेलना पड़ेगा, क्योंकि उसकी भाभी इतनी समझदार नहीं है और ना ही उसका भाई। लेकिन एक दिन उनकी बेटी सौम्या जब अपने घर पर रोज़मर्रा के काम ही निपटा रही थी, घर में खाना बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, उनका टिफ़िन तैयार करना आदि काम करने में लगी हुई थी कि तभी उसके पास फ़ोन आया, जिस पर उसे कुछ ऐसी खबर मिली जिसे सुनकर वह वहीं गिर पड़ी और उसके हाथ से उसका फ़ोन छूट गया। यह सब देखकर सौम्या का पति और सास भी थोड़े परेशान हो गए। सौम्या के पति ने पूछा कि क्या हुआ। रोती रोती सौम्या बेहाल सी हो गई थी, वह बस रोई ही जा रही थी। उसकी ऐसी स्थिति देखकर जब बार बार उसके पति और सास ने पूछा तो सौम्या ने रोते रोते बताया कि उसकी माँ की अचानक से मौत हो गई है। अब यह तो किसी भी बेटी के लिए बहुत ही दुख की बात है और बस वही दुख सौम्या झेल रही थी। और रोती रोती वह अपनी माँ के घर पहुँची, क्योंकि उसकी माँ तो अभी वहीं थी। कोई कारण अभी तक ढंग से समझ नहीं आया था कि आखिर क्या हुआ और अचानक से उसकी माँ की मौत कैसे हो गई। बेटे बहू ने तो सबसे यह कहा कि माँ छत से नीचे उतरते वक्त माँ का पैर सीढ़ियों से फिसल गया
और वह ज़मीन पर आ गिरी और इसी हादसे में उनकी जान चली गई। लेकिन सौम्या यह बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, क्योंकि वह अच्छे से जानती थी कि वह छत पर ढंग से चढ़ ही नहीं सकती थी, क्योंकि उनके घुटनों का दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। यह सब बातें करने का अभी सही समय नहीं था, क्योंकि सौम्या भी यह जान रही थी और वह अपनी माँ से लिपट लिपट कर रोते रोते अपनी माँ से अनेक बातें कह रही थी। अपनी माँ के मृत शरीर से वह बहुत सारी बातें कर रही थी। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? जब भी मैं आती थी तो मुझे इतने प्यार से तुम अपने हाथों से खाना खिलाती थी। अब कौन मुझे वह लाड़ लड़ाएगा? कौन मुझे इतना प्यार से सहलाएगा? माँ, आपके अलावा यहाँ है ही कौन मेरा मुझे देखने वाला? माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? तुम्हारे अलावा अब यहाँ मेरा कोई नहीं रहा, कोई नहीं है मुझे पूछने वाला। ऐसी बातें करते करते सौम्या बस रोए जा रही थी कि तभी वहीं शोक सभा में बैठे हुए सभी लोगों के सामने सौम्या की माँ के हाथ की मुट्ठी, जो कि अभी तक बंद थी। सौम्या जब बार बार अपनी माँ के हाथ पकड़कर उन्हें जगाने की कोशिश कर रही थी कि माँ उठ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, यह सब कहते हुए सौम्या अपनी माँ का हाथ पकड़कर उठाने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसकी माँ के हाथ से एक पर्चा छूटकर गिर गया, क्योंकि वह ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन 5वीं 6ठी तो पढ़ी लिखी ही थी, इसीलिए उन्हें हिंदी का थोड़ा बहुत ज्ञान था। तो उस पर्चा में सौम्या की माँ ने कुछ बातें लिखी हुई थी, जिन्हें पढ़कर तो सौम्या स्तब्ध रह गई और उस पर्चे को पढ़ते ही उसने अपनी माँ के शव को शमशान घाट ले जाने से रोक दिया। और जब सौम्या ने ऐसा किया तो सब लोग चौंक गए और बोले कि सौम्या बेटी, आखिर ऐसा क्या हो गया जो तू अपनी माँ के शव को शमशान घाट भी नहीं जाने दे रही है? तब सौम्या ने अपनी सास और अपने पति को अपनी माँ का लिखा हुआ वह आखिरी लेटर दिखाया, जो कि उसकी माँ के हाथ से लिपटा हुआ था, जिसे देखकर उसके पति की भी आंखें खुली की खुली रह गईं। अब उन्होंने बिना देर किए सौम्या ने फटाफट पुलिस को फ़ोन कर दिया और अब तक सौम्या के भाई भाभी कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर क्या हो रहा है और सौम्या ऐसा क्यों कर रही है। और कुछ देर में वहाँ पुलिस भी आ पहुँची। पुलिस ने वहां आने पर सभी लोग सौम्या के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे कि जाने क्यों अपनी माँ की लाश की दुर्गत कराने पर तुली हुई है यह लड़की, जाने कैसी बेटी है जो अपनी माँ की लाश का अंतिम संस्कार भी सही से नहीं करने दे रही है। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले वहां पहुंचे तो सौम्या ने पुलिस वालों को वह पर्चा दिखा दिया, जो कि उसकी माँ के हाथ से गिरा था। उस लेटर में सौम्या की माँ रीमा जी ने लिखा था कि उनके बेटा और बहू का व्यवहार तो उनके प्रति बहुत दिनों से ही सही नहीं था, लेकिन इस बात की उम्मीद नहीं थी कि यह लोग इतना नीचे गिर सकते हैं। हालांकि कुछ दिन पहले भी बहू ने अपनी सास पर हाथ उठा दिया था, लेकिन आज जो उनके बेटे बहू के मुंह से उन्होंने सुना, उसकी तो उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। दरअसल आज जब वे अपने कमरे में सोने के लिए जा रही थी, लेकिन कमरे में जाने के बाद उन्हें ध्यान आया कि उनके कमरे में तो पानी ही नहीं है। कमरे में पानी न होने के कारण वे रात को अंधेरे में इधर उधर पानी के लिए घूमने लगी। इसलिए उन्होंने सोचा कि जाकर मैं अभी पानी भर कर रख लेती हूँ, और तब वह किचन की ओर पानी लेने के लिए चली गई। लेकिन जैसे ही वह अपने बेटे बहू के दरवाजे के पास से निकल रही थी कि उन्हें उन दोनों की आवाज़ आई। उनकी बातों को नज़रअंदाज करके वे निकलने ही वाली थी कि उन्हें अपने पति का नाम सुनाई दिया। उनके बेटा और बहू इतनी रात को अपने मरे हुए पिता के बारे में आखिर क्या बात कर रहे थे?
यह बात सोचकर वह वहीं रुक गईं कि यह इस बारे में क्या बात कर रहे हैं। यह तो वह भी नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने यह जानने के लिए उन्होंने बेटे बहू की बातों पर थोड़ा सा गौर दिया तो उन्हें पता चला कि उनके बेटे और बहू तो अपने दिमाग में इतनी शातिर चाल सोचकर बैठे हैं। वह जो सोच रही थी वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था। उनका बेटा उनके साथ नहीं बल्कि उनके साथ होने का दिखावा कर रहा था, जिसका उन्हें कोई अंदाज़ा ही नहीं था। दरअसल उनके बेटा और बहू कह रहे थे कि एक बार इस बुढ़िया को ठिकाने लगा दें, उसके बाद बुढ़े की सारी ज़मीन और जायदाद और गांव के सारे खेत खलिहान सब कुछ अपने आप हमारे नाम हो जाएगा और हमें उस सब के लिए बुढ़िया को झेलना भी नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। जब उन्होंने यह सब बातें अपने कानों से सुन ली तो अब तो रीमा जी के लिए कुछ समय तक इन बातों पर विश्वास करना लगभग नामुमकिन था। कुछ समय के लिए तो लगभग उनकी दुनिया ही ठहर सी गई थी। अब वे समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या करें क्या नहीं, और क्योंकि अब तक बहुत रात भी हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को परेशान नहीं किया। अगले दिन सुबह उन्होंने अपनी बेटी सौम्या को कॉल किया था, लेकिन शायद सौम्या काम कर रही होगी, वह व्यस्त होगी, इसके कारण वह फ़ोन नहीं उठा पाई थी। और उस पत्र में रीमा जी ने साफ साफ लिखा था कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी मौत के जिम्मेदार मेरे बेटा और बहू होंगे। उन्होंने अपने पत्र में अपने बेटे और बहू को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया और साथ ही उन्होंने यह भी लिखा कि मेरी ज़मीन और जायदाद का आधा हिस्सा मेरे पोते और पोती के नाम कर दिया जाए। यदि मुझे कुछ हो जाता है तो और बाकी के हिस्से में से आधा हिस्सा मेरी बेटी के नाम और आधा हिस्सा किसी अनाथ आश्रम को दान दे दिया जाए। मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि मेरे बेटा और मेरी बहू मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए मैं अपनी आखिरी इच्छा इस पर्चा में लिख रही हूँ। और शायद यह पर्चा लिखकर ही उन्होंने पढ़ा ही था, इतनी ही देर में उनके साथ कोई हादसा हो गया। हुआ क्या था यह तो अभी किसी को नहीं पता था, और इस सच का पता अब उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चल सकता है कि आखिर उनकी मौत का असली कारण क्या है। पुलिस ने जब वह पर्चा पढ़ा तो उसके आधार पर बेटे और बहू को अपने साथ ले गई, और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि रीमा जी के बेटे और बहू ने खाने में जहर मिलाकर उन्हें दिया था, और शायद उसके कारण ही जब उन्होंने वह पत्र लिखा था तो पत्र लिखने के बाद ही जब वह उस पत्र को फाड़कर अपने पास रख रही थी तो उसी वक्त वह अपने शरीर पर अपना काबू खो बैठी, और इसलिए वह पत्र उनके हाथ में नहीं रह गया। और बेटे बहू शायद अपनी मुराद पूरी होने के कारण इतने ज़्यादा खुश थे कि उन्होंने यह भी नहीं देखा कि उनकी माँ के हाथ में क्या है, और इसी के आधार पर आज सारा सच सबके सामने आ पाया। सौम्या ने अपनी सूझबूझ और समझदारी से अपनी माँ के गुनहगारों को सज़ा दिलाई और अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। अब सौम्या अपने परिवार में खुश तो है, लेकिन उसे अपनी माँ को इंसाफ दिलाने की संतुष्टि भी है, पर कहीं न कहीं उसे अफसोस है कि शायद वह एक लड़का होती तो अपनी माँ का बेहतर ख्याल रख पाती, उन्हें अपने साथ रख पाती, और आज उसकी माँ उसके साथ होती। एकदम से उनके साथ यह हादसा ना हुआ होता। उसके भैया और भाभी को उनके कर्मों की सज़ा मिली, और रीमा जी के पोते वे लोग पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, और उनकी दादी ने उनके लिए इतना तो छोड़ा ही है कि वह आराम से अपनी ज़िंदगी जी सकें। लेकिन जैसे कि रीमा जी ने उस पत्र में लिखा था, बिल्कुल वैसे ही उनकी ज़मीन जायदाद का बंटवारा कर दिया गया, और 1/4 हिस्सा वृद्धा आश्रम और अनाथ आश्रम को दान में भी दे दिया गया। धिक्कार है ऐसी औलाद पर जो अपने माँ बाप से ज़्यादा ज़रूरी धन दौलत या ज़मीन जायदाद को समझते हैं।
वह क्यों भूल जाते हैं कि उन्हें पालने के लिए उनके माता पिता ने कितने कष्ट सहे हैं। कितनी परेशानियों का सामना करने के बाद उन्होंने अपनी औलाद को इस काबिल बनाया कि वह अपना पेट भर सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। इतना काबिल होने के बावजूद भी यदि आप अपने उन्हीं माँ बाप के पैसा और ज़मीन जायदाद के लिए उनके जान के दुश्मन बन जाते हैं तो यकीनन आप इंसान कहलाने के लायक ही नहीं हैं। कोई भी इंसान उस इंसान का दुश्मन तो हो ही नहीं सकता जिसके कारण वह खुद इस दुनिया में है। यदि कभी आपके मन में अपने माता पिता के प्रति कोई ईर्ष्या, द्वेष या कोई अन्य तुच्छ विचार आए तो आप एक बार अपने बचपन का स्मरण जरूर कर लें। निश्चिंत ही आपको आपके बचपन की वह यादें यह सोचने पर मजबूर कर देंगी कि जो आप सोच रहे हैं अपने माता पिता के खिलाफ, क्या वह सही है? क्या उस इंसान के लिए आपकी यह सोच सही है जिसने आपके लिए इतना कुछ किया, आपके लिए इतना कुछ झेला? अंत में मैं यही कहूँगी कि इंसान के सभी सुख सुविधाएं कुछ समय के लिए होती हैं। जैसे खाने का स्वाद हमेशा नहीं रहता, जैसे एसी कूलर की हवाएं हमेशा नहीं रहती, जैसे आपकी अन्य सुविधाएं हमेशा के लिए नहीं रहती हैं, वैसे ही यह पैसा, ज़मीन, जायदाद हमेशा के लिए नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, यदि हमेशा के लिए कुछ रहता है तो आपके माँ बाप का प्यार और उनकी दुआएं। और यदि आप अपने सांसारिक क्षणिक सुखों के लिए उन माता पिता का त्याग करते हैं तो आपके जैसा मूर्ख व्यक्ति संसार में शायद ही कोई और है। माता पिता अपने बच्चों को पाल पोस कर इसलिए बड़ा करते हैं ताकि वह बुढ़ापे में उनकी देखभाल कर सके और उनका सहारा बने। लेकिन बच्चे अपने माँ बाप का सहारा बनने के बजाय उन्हें बोझ समझकर घर से बाहर निकाल देते हैं या फिर उनको किसी न किसी तरह मार देते हैं। तो दोस्तों, सौम्या ने अपनी माँ के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।